नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। राजनीति और जासूसी का कनेक्शन कोई नया नहीं है और जासूसी कांड के चलते देश में सरकारें गिरने का भी इतिहास रहा है। लेकिन इसी जासूसी पर फिर देश की सियासत में भूचाल आ गया है। सरकार पर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए बड़ी राजनीतिक हस्तियों से लेकर जजों और पत्रकारों की जासूसी कराने के आरोप हैं। लिहाजा विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। सदन से लेकर सड़क तक जासूसी कांड की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस ने तो गृह मंत्री के इस्तीफे तक की मांग भी कर डाली है। केंद्र से शुरू हुए जासूसी की सियासी जंग अब राज्यों में भी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को जवाब दिया तो कांग्रेस अब राजभवन तक पैदल मार्च निकालने की तैयारी में है। तो बड़ी बहस में आज सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आपको बयान को सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फोन को टैप करना कांग्रेस का चरित्र है और हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। कांग्रेस के ऊपर मेरा सीधा आरोप है, कोई ऐसी बात हमारे खिलाफ कहें, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कहें या केंद्र सरकार के खिलाफ कहें, जिसका कम से कम देश की जो हमारी संप्रभुता है, देश का जो हमारा मान सम्मान है, उसका तो ध्यान रखें। कोई अपने देश के अंदर की कोई बातें कह करके अगर कोई आलोचना होती है तो हम सहन भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बातों को लेकर के हमारे देश की इमेज विदेशों में घटती है, ऐसी चीज़ों से इनको सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार के खेल ना खेलें, वरना देश का अहित होगा। हमारे बारे में विश्वसनीयता ये घटेगी। आज देश दुनिया में किसी एक लेवल पर पहुंचा है, वो मोदी जी की नीतियों के कारण से, एनडीए की नीतियों के कारण से हम लोग कहीं पहुंचे हैं। लेकिन उसको धरातल पर न उतरने देने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए जिस प्रकार की कहानियाँ ये बनाते हैं, तो इन कहानियों को जैसा ये कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और कुल मिलाकर के देश की जनता इन बातों को ध्यान रखेगी कि ऐसे किसी विदेशी संस्था के साथ कांग्रेस जो षड्यंत्र करके जिस प्रकार का ये फोन टेपिंग कंट्रोवर्सी को इन्होंने उछाला है, ये सिस्टमेटिक तरीके से भारत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का ये काम है। इसकी निंदा हम सब करते हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि राजनीतिक खेल खेलने के लिए, सरकार गिराने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल हुआ है और ये कोई नॉर्मल हैकिंग नहीं। आज के दिन सबसे ज्वलंत मुद्दा जो देश के सामने है वो है जासूसी का। और ये ऐसी जासूसी है जो कोई पकड़ी नहीं गई है सरकार द्वारा, लेकिन इसका खुलासा हुआ है 300 के करीब भारतीय लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की रिपोर्टिंग हुई। तो पेगासस को लेकर के आप देख रहे हैं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इसको लेकर के एक बड़ा विवाद है। तो आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए समझा देते हैं कि ये पेगासस का जासूसी विवाद क्या है। इसको पहले आप समझ लें। तो दुनिया की कई मीडिया एजेंसियां जिनकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है कि जासूसी कांड पेगासस, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दावा यह है कि इसमें कई देशों की सरकारें फोन को हैक करवा रही हैं और फोन हैकिंग से सरकारें उनकी जानकारी को हासिल कर रही हैं। ये बहुत संवेदनशील मसला है। ये काम इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से हो रहा है और इसलिए इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि ये पूरा विवाद है। इस जासूसी कांड में भारत का नाम भी सामने आया है और इसमें कई पत्रकार, विपक्षी नेता, मंत्री और अन्य लोगों की जासूसी का दावा किया गया है। और इस खुलासे के बाद से विपक्ष अब सरकार के ऊपर इसको लेकर के हमलावर है। तो भारत में अधिकतर नंबर को 2018 और 2019 के बीच में हैक किया गया है, जिसमें उनके बीच में फ़ोन पर क्या बात हुई है उन सब को हैक किया गया है, सुना गया है। ये फिलहाल फौरी तौर पर कहा जा रहा है। अब कंपनियों के खुलासे और विपक्ष के जो आरोप हैं उसका जवाब सरकार ने दिया है। सरकार ने किसी भी तरह की हैकिंग में शामिल होने से इनकार किया है। भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र की छवि को बिगाड़ने की कोशिश इसको सरकार की तरफ से बताया गया है। सरकार निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इस पेगासस विवाद के बाद इसको स्पष्ट किया
और कंपनियों ने जो खुलासा किया है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, उसको सरकार ने गलत करार दिया है। तो सरकार ने किसी भी तरह की हैकिंग में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन लोकतंत्र की छवि को बिगाड़ने की कोशिश है भारत जैसे मजबूत देश की, ये बात भी सरकार ने कही है। ये सरकारी और आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के इस विवाद के बाद दिया गया जवाब है। तो पेगासस विवाद, जिसको हमने आपको ग्राफिक के जरिए समझाया, और उसको लेकर के उठ रहे सवाल, उस सवाल को लेकर के जो जवाब है सरकार की तरफ से क्या दिया गया, यह भी हमने आपको बताया। और अब आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आज के अहम सवाल हैं, उस पर भी नजर डालते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि जासूसी कांड पर आखिर प्रदेश के अंदर सियासत क्यों गरमाई हुई है। ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल यह भी है कि जासूसी से ध्यान हटाने के लिए क्या राज्यों को जिम्मा दिया गया है, ये भी सवाल है, क्योंकि अब राज्य में भी आरोप प्रत्यारोप इस पर हो रहे हैं। और जासूसी कांड पर आखिर सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, यानी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, ये भी अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। अमनदीप केसरी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करता हूं। पेगासस विवाद को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप जमकर हो रहा है, और खासतौर से विपक्षी पार्टियां, या उसमें हम जिक्र करें तो कांग्रेस का, इसको लेकर के बेहद आक्रामक है। आज कुमारी सैलजा की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़ी बातों को कहा गया, और कल राजभवन का घेराव भी किया जाएगा, पैदल मार्च भी निकलेगा, रोष मार्च भी होगा। ये तमाम जानकारियां भी आ रही हैं। इस विवाद को और इस पर हो रही राजनीति को कैसे देखें, इसके क्या मायने समझे जाएं, आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। आयुष, ये कोई पहली बार नहीं है। देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब करने के लिए पहले भी कोशिशें होती रही है, पहले भी इस तरह की साजिशें होती रही हैं। आपको याद होगा जब सीएए के नाम पे एक आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त विपक्ष के कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया था कि इससे कुछ लोगों की नागरिकता छिन जाएगी, उनको कैंप्स के अंदर डाल दिया जाएगा। आपको याद होगा इस तरह की बातें कही गई थी, लेकिन नतीजा क्या है, आज स्थिति क्या है? क्या किसी की नागरिकता गई? क्या किसी को कैंप में डाला? उसके बाद फिर आपने देखा तथाकथित किसान आंदोलन जिस वक्त शुरू हुआ, इस आंदोलन की आड़ में किस तरह की बातें कही गई, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि को खराब करने की कोशिश हुई। कोरोना जब महामारी पूरे विश्व में फैली, उस वक्त भी आपने देखा कि ये शक्तियां फिर एक्टिव हुई, इन्होंने फिर वो षड्यंत्र रचा, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की। अब ये एक और कोशिश है, एक झूठ के सहारे भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब करना। अब समझना ये है कि ऐसी क्या वजह है, इन शक्तियों ने क्यों भारत की सुपारी ले रखी है, और जिनमें हमारे देश के भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये सुपारी ले रखी है। वजह बड़ी स्पष्ट है कि जिस तरह से भारत प्रगति कर रहा है, विशेष तौर पे जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आंकड़े जारी किए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब बताया कि किस तरह से फॉरेक्स जो है वो अपने रिकॉर्ड स्तर पे है, मतलब भारत के 70 साल के इतिहास में इतना रिजर्व फॉरेक्स नहीं हुआ, $600 बिलियन जो आज की डेट में है। एफडीआई के बारे में जब आंकड़े जारी हुए, तो जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत की जो रेपुटेशन है या भारत की छवि को खराब किया जाए, किसी तरह से एफडीआई को इफेक्ट किया जाए, जो ये प्रगति है इस प्रगति को किसी तरह से रोका जाए, और उनके साथ लग जाते हैं हमारे ये सुपारी गैंग। अब देखिए, किस संस्था ने इस रिपोर्ट को, जिस संस्था ने बनाया, एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज, ये दो संस्थाएं हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया। हालांकि बहुत से इनके सहयोगी भी हैं। सबसे पहले आयुष, हमें इन दोनों संस्थाओं के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो अपने आप को एनजीओ बताती है, जो ह्यूमन राइट्स में काम करती है, ऐसा दावा करती है, ये वो संस्था है जो हमारे देश में काम कर रही थी और भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कर रही थी। जब भारत सरकार ने इसके ऊपर इससे सवाल पूछे, इसके फंडिंग के सोर्स के बारे में जानकारी मांगी, बजाय जानकारी देने के इसने क्या किया, भारत से बाहर पलायन कर दिया कि हमें जानकारी ना देनी पड़ी। फॉरबिडन स्टोरीज के बारे में मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो भी लोग राजनीति के अंदर रुचि रखते हैं वो बहुत बेहतर जानते हैं कि ये किस तरह की संस्था है, किस तरह से झूठी खबर फैला के उसके ऊपर सेंसेशन क्रिएट करना, ये फॉरबिडन स्टोरी का इतिहास रहा है, इसके लिए कुख्यात रही। अब इन दोनों संस्थाओं की स्टोरी को हमारे देश में कौन लेके आता है, उसके ऊपर भी गौर कर लेना बहुत जरूरी है। द वायर,
एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो न्यूज प्लेटफॉर्म है, जो वामपंथियों का एक एजेंडा, जिसको ये द वायर लगातार आगे बढ़ाता रहा है। आपको याद होगा J&K पुलिस ने किस तरह से इस द वायर को बाकायदा नोटिस भी सर्व किया था, आरोप भी लगाया था कि झूठी खबर फैला के वहां के माहौल को खराब करने की कोशिश। तो जिन लोगों का इतिहास ऐसा रहा हो, वो लोग एक स्टोरी लेके आते हैं। और आयुष, में भी बड़ी समझने वाली बात है कि खुद द एमनेस्टी इंटरनेशनल फॉरबिडन स्टोरी जो स्टोरी बनाती है, वो अपनी स्टोरी में भी ये बात लिखते हैं कि कहीं पे भी उन्होंने अपनी स्टोरी में इस बात का जिक्र नहीं किया कि किसी हिंदुस्तानी की कोई जासूसी हुई। उन्होंने तो यहां तक भी लिखा कि हिंदुस्तान में इस सॉफ्टवेयर का ग्राहक है, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक झूठ, और उस झूठ के ऊपर राजनीति करने के लिए कौन आ गए? हमारे सुपारी गैंग। और उसके अंदर भी सबसे बड़ी बात देखिए, कौन पार्टी सबसे ज्यादा चिल्लापो कर रही है? कांग्रेस, जिसका इतिहास आप अगर देखेंगे, जिसका इतिहास भरा पड़ा है इस तरह की जासूसी करवाने के लिए। आपको याद होगा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री भी वही है, उस वक्त भी मुख्यमंत्री वही थे, जिनके विधायकों ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री जी हमारी जासूसी करवा रहे हैं। आपको याद होगा प्रणब मुखर्जी बतौर वित्त मंत्री चिट्ठी लिखते हैं गृह मंत्री को कि गृह मंत्री पी चिदम्बरम उनकी जासूसी करवा रहे हैं। और तो श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में तो बहुत सर्वविदित है, वो अपनी बहुओं की जासूसी करवाती। और जिस तरह से कांग्रेस का इतिहास रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2010 के अंदर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सरकार इस तरह से फोन टैपिंग करवाती है। उन्होंने तो एडमिट किया जब उनके ऊपर ये आरोप लगे तत्कालीन यूपीए सरकार पे कि सरकार कुछ लोगों के फोन टैप करवा रही है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह तो उसको जस्टिफाई करने लगे। उन्होंने तो इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ सरकार करवा रही है, और उन्होंने उसके अंदर एक्सक्यूज ये बनाया कि देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए इस तरह की टैपिंग सरकार करवा रही है। तो जिन लोगों का इतिहास रहा हो इस तरह की जासूसी करवाने का, इस तरह की फोन टैपिंग करवाने का, वो लोग अगर इस तरह से चिल्लाते करेंगे तो बहुत हास्यास्पद है। महिमा जी जवाब दें। नैरेटिव सुन रही हूँ आयुष जी, इसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि पहले तो बहुत लंबा लेकर के ये बताया कि कैसे ये गलत है, कैसे ये झूठ है, कैसे ऐसा कुछ है ही नहीं, कैसे वो जो एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये तैयार किया है वो उनकी अपनी नींव ही हिली हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद कैसे ये इस बात पर आ गए कि पहले भी ऐसा हुआ है तो अब हो गया तो कौन सा गलत है, वो भी अपनी मनगढ़ंत कहानियां अपने हिसाब से खांचे में फिट करके जिस प्रकार से बताना चाहिए बता ली। खैर, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि एक राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे होते हुए सुपारी और सुपारी गैंग जैसे शब्द कहाँ से लेकर आते हैं। और ऐतिहासिक आंकड़े जब बताते हैं कि आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ, ये पहली बार हुआ है, तो आज तक के इतिहास में बेरोजगारी का जो स्तर है वो भी पहली बार है। आज तक के इतिहास में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी पहली बार है। आज तक के इतिहास में जो जीडीपी है वो भी पहली बार है। अब मैं मुद्दे पर आती हूँ, जो बात मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर आयुष जी। देखिए, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, एक मानवाधिकार है। तो भाजपा सरकार ने न सिर्फ भारतीय संविधान पर प्रतिघात किया है आयुष जी, मानवाधिकारों पर प्रतिघात किया है। और अभी ये जितनी भी बातें बोली भाजपा के प्रतिनिधि ने, उनको मैं ये याद दिला दूं कि भाजपा के ही अभी जो मंत्री थे, प्रसारण मंत्री पहले, रविशंकर प्रसाद जी ने ये माना है अपने बयान में कि अगर दुनिया भर के देश ये कर रहे हैं तो हमने भी कर लिया तो क्या गलत हो गया। तो ये तो मान लिया कि हमने कर लिया, अब उसके बाद तो सवाल ये आता है कि क्यों कर लिया और किस किस पर कर लिया। अब बात आती है कि ये जो धज्जियां उड़ाई है इस सरकार ने हमारी निजता के अधिकार के, हमारे चुने हुए नुमाइंदों ने, इन लोगों को हमने अपनी रखवाली करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, अपने संविधान की रक्षा करने के लिए वहां बिठाया था। इन्होंने तो अपने ही मंत्रियों के ऊपर जासूसी बिठा दी। 2 मंत्री हैं सिटिंग मिनिस्टर्स। फिर देश के चीफ जस्टिस का जो मामला हुआ था, आपको याद होगा कि उससे पहले जस्टिस लोया के केस के ऊपर जस्टिस गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ी बातें कही थी और ये कहा था कि यदि आज हम नहीं बोले तो हमारी आत्मा हमें कल को खुद अपने आप को नहीं बख्शेगी। लेकिन उसके बाद जस्टिस गोगोई ने तमाम बड़े फैसलों के अंदर इस सरकार को रिलीफ दिया
और एक अनप्रेसिडेंटेड ढंग से, जो हो ही नहीं सकता उस तरह से, अपने आप को ही उस केस के अंदर भी माफ कर लिया, जिसके अंदर आज ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद जो विक्टिम थी, शायद जो कंप्लेनेंट थी, उनका फोन और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों का फोन सर्वेलेंस पे था। खैर, ये जो पेगासस का सॉफ्टवेयर है, ये न सिर्फ ऐसा एक स्पाईवेयर है, ये एक साइबर वेपन है आयुष जी। देखने वाली बात ये है, आप लोगों ने तमाम बातें अपनी रिपोर्ट में बताई पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में। मैं उसके साथ ही कुछ 2-4 बड़ी जरूरी बातें बता देती हूँ। उसकी कीमत से जुड़े हुए कुछ जो तथ्य मेरे पास हैं, वो इस पटल पर मैं बता देती हूँ, जिसके बाद फैसला इस पटल पर होने वाली चर्चा को सुनने वाले हर दर्शक को करना है कि दरअसल जो हो रहा है वो क्या है, क्यों है, और उसका खर्चा कौन उठा रहा है। पेगासस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके न सिर्फ फोन यूजर का, बल्कि उसके संपर्क में रहने वाले हर व्यक्ति का पूरा डिजिटल इम्प्रिंट एक्सेस किया जा सकता है। फिर एनएसओ ग्रुप द्वारा जो माना गया है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनसे लेकर के छापा है, उनके द्वारा खुद दी गई जो वांछित कीमतें हैं 2016 से पहले की, जो उन्होंने भारत सरकार को दी, वो $5 लाख इंस्टॉलेशन फी, फिर $6.5 लाख 10 आईफोन या एंड्रॉइड यूजर्स पर जासूसी करने के, फिर 5 लाख ब्लैकबेरी यूजर्स तथा 3 लाख सिम्बियन यूजर्स के, फिर 20 अतिरिक्त उपभोक्ताओं के लिए $1.5 लाख के आसपास। ये सब कुछ मिला करके फिर उसमें मेंटेनेंस फी आ जाती है। सब कुछ मिला करके जो छपा हुआ है अखबारों में, जो रिपोर्ट बाहर है, अगर ऐसा मान लें आयुष जी की 300 यूजर्स पर भी ये लागत की गई हो, मात्र थोड़ा सा 300 धैर्य रखें, मैं आऊंगा आपके पास। महिमा जी की बात अगर आयुष जी ये मान लिया जाए कि 300 यूजर्स पर भी ये की गई हो, तो इसकी जो कुल राशि पहुंचती है वो लगभग 60 करोड़ के आसपास पहुंचती है। और ये याद दिला देना चाहती हूँ यहाँ पर मैं हमारी जनता को कि पीएम केयर्स फंड को लेकर जब आरटीआई में जवाब मांगा गया था इस सरकार से, तो सरकार ने जवाब देने से इनकार कर दिया था, उस पर खामोश रह गई थी सरकार। तो ये जो 56 करोड़ जो टोटल राशि है, फिर उसके ऊपर मेंटेनेंस फी भी है, 60 करोड़ के आसपास बनता है। ये जो लागत की गई है, ये कहाँ से की गई है, और ये 2016 से पहले की कीमतें हैं। अब यहाँ सवाल ये तो रहा ही नहीं भारत सरकार ने ये किया है कि नहीं किया। रविशंकर प्रसाद जी ने ये मान लिया कि अगर हमने भी किया तो कौन सा गलत किया। तो ये तो बात यहीं खत्म हो जाती है कि किया कि नहीं किया। सरकार ने किया तो है, हमारी राइट टू प्राइवेसी पर प्रतिघात क्यों किया है, उसका जवाब हर एक भारतीय को मांगना है, और वो मांगने के लिए कांग्रेस अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से बाकायदा उठाएगी, बार बार उठाएगी, तब तक उठाएगी जब तक ये सरकार इसका जवाब नहीं मिलता। ठीक है, डिजिटल इम्प्रिंट एक्सेस लेने का जवाब नहीं दे देती। ठीक है, अमनदीप केसरी जी। जी रियात जी, देखिए जो मामला जासूसी का मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है, और मेरे मित्र भाजपा प्रवक्ता जो आंकड़े या जिस हिसाब से इसको बताना चाह रहे थे, मैं उनकी जानकारी और बढ़ा दूं आपके माध्यम से कि एनएसओ जो है वो इजरायली कंपनी है, और इजरायली कंपनी जो सॉफ्टवेयर पेगासस देती है वो बकायदा इजराइल की सरकार के परमिशन के बाद ही देती है, जो पेगासस सॉफ्टवेयर दिया गया। इन सब बातों से इतना बड़ा खुलासा है, ये पहली मर्तबा क्लियर हो जाता है कि भारत की सरकार के बिना हस्तक्षेप के ये सॉफ्टवेयर नहीं मिल सकता, और अगर मिला है किसी प्राइवेट कंपनी ने ये जासूसी कराई है, तो मामला और भी गंभीर है कि कोई प्राइवेट कंपनी इतनी बड़ी है कि भारत की सरकार को पता नहीं है कि उसके 1000 लोगों के ऊपर जासूसी हो रही है। तो ये मामला आयुष जी इतना ज्यादा गंभीर है कि अब हमारी जो लगातार लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, आरएसएस की विचारधारा से, कि एक जो लुटेरा वर्ग है वो हमेशा कमेरे वर्ग के ऊपर अपनी नकेल कसना चाहता है, अपना शिकंजा कसना चाहता है, और उसी का परत दर परत खुलासा ये हुआ है। और मैं परवीन अत्रे जी की जानकारी के लिए और बता दूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार बिल्कुल साफ सुथरी आए, क्लीन हैंड करके आए, अपना व्हाइट पेपर दर्शाए कि ऐसा नहीं हुआ। आज के वर्तमान के जो होम मिनिस्टर हैं, 2013 के अंदर इनके ऊपर स्नूप गेट करके एक मामला आया था, और उसकी बकायदा इंक्वायरी गुजरात हाई कोर्ट में गई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने माना था कि जो होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी हैं, इन्होंने जो जासूसी करवाई है एक आर्किटेक्ट और उसकी फैमिली के ऊपर, और गुजरात हाई कोर्ट ने वो मामला इसलिए, बकायदा जजमेंट है, इसलिए बंद करवाया कि भाई ये इससे कोई राष्ट्रीय हित साबित नहीं होता इस जासूसी से, और इस जासूसी करवाने के लिए कोई राष्ट्रीय हित नहीं है। यही मामला आज है। अगर सरकार जासूसी करवा रही है, एक विक्टिम की जासूसी करवाती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जिन्होंने इल्जाम लगाया था, क्या उससे
पाकिस्तान के कोई लिंक साबित होते हैं? क्या उससे चाइना जो हमला करने वाला है या चाइना के जो इंटरनल लिंक पता लगते हैं? ये चाहते क्या हैं? असल में इन सारी बातों की जड़ इनकी विचारधारा है, इनकी सोच है, जिसके खिलाफ हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। इनकी विचारधारा जो है एक पूंजीपतिवाद को फैलाने की है, एक जो है अंधविश्वास को फैलाने की है, जिसमें एक वर्ग बाकी सारे वर्गों के ऊपर कब्जा जमा के रखे, उनकी हक और हकूक की कमाई को खाए, उनके एक एक एक्शन को इनको पता लगे। तो ये इनकी सोच दर्शाता है। जो प्रवीण अत्रे जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारा देश आज फॉरेक्स रिजर्व में इतना बड़ा हो गया, तो भैया आपके रुपए डॉलर की कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं? आपकी अगर इतनी अच्छी हालत हमारे देश की है तो ये इतनी खराब स्थिति क्यों आती है? आपके मंत्रियों को क्यों लोग मारने को घूम रहे हैं? ये क्या चुनी हुई सरकारों के अंदर इतना ज्यादा अच्छा इंतजाम आपने किया है? तो आयुष जी देखिए, पूरी तरह से सरकार की जो नीयत है वो फेल हो चुकी, पूरी तरह से ये साफ हो चुका है कि सरकार अमनदीप जी, कुल मिलाकर के आपने भी नियत पर सवाल खड़े किए और आपके हिसाब से भी सरकार को इस पर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए ऐसा है तो क्यों है। सरकार को दोनों बताना चाहिए कि सरकार करवा रही है या कोई और करवा रहा है। ठीक है, चलिए अमित नेहरा जी। केस के अंदर सरकार बिल्कुल बिल्कुल नेहरा जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए आयुष, पहले तो हमें ये समझना होगा जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत के खिलाफ साजिश है, ये बिल्कुल साजिश नहीं है भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत कोई अकेली पार्टी नहीं है जिसकी रिपोर्ट छपी है। 20 से ज्यादा देशों के नाम है इस पूरी रिपोर्ट में। तो ये कहना गलत है कि भारत एक इसमें पार्टी है। अरे भाई, इसमें तो 1 दर्जन से ऊपर देश शामिल हैं। आप सबके साथ साजिश बताओ, भारत के साथ मत बताओ ना अकेले। आप ये बताओ कि पूरा वैश्विक षड्यंत्र है, एक पूरे विश्व के खिलाफ एक षड्यंत्र बताओ। इसको भारत के खिलाफ क्यों बताते हो? आप अकेले भारत को क्यों लेके चल रहे हो? अगर भारत का ही नाम होता इस पूरे प्रकरण में तो हम ये मान लेते 1 मिनट के लिए कि ये भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें फ्रांस जैसा विकसित देश है जहां से हमने राफेल लिए हैं कुछ दिन पहले, जिसका जोर से डंका बजा था। तो वहां के राष्ट्रपति का नाम है इसमें जिसकी जासूसी हुई, और वहां के पत्रकारों का नाम है। और सबसे अच्छी बात ये रही है इस प्रकरण में कि फ्रांस सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए उस पूरे प्रकरण के। अगर ये हवाबाजी बात होती तो जांच के आदेश नहीं होते, वो कह देते कि नहीं, हमें इसको मानते नहीं, हम ना एमनेस्टी इंटरनेशनल को मानते, ना इन पत्रकारों की कोई ऑथेंटिसिटी को मानते। उन्होंने सीधे इसके जांच के आदेश दे दिए तुरंत प्रभाव से। पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहां के जो पत्रकार हैं वो इतने जागरूक हैं, जिनके नाम इसमें आए हैं स्पाई कांड में, उन्होंने FIR दर्ज करा दी है सरकार के खिलाफ और ये जो कंपनी है इसके खिलाफ। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पे। भाई पहली बात तो ये है कि इसको कहा जा रहा है टेप कांड की, आप टेप किए जा रही है। टेप कांड नहीं है, ये स्पाई कांड। आप बात समझे, अभी बात हुई थी कि पहली सरकारों ने ऐसा किया था। भाई जरूर किया था, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछली जो UPA गवर्नमेंट थी उसमें आया था, एक रिपोर्ट आई थी कि 3000 से ज्यादा पत्रकारों, नेताओं, अधिकारियों के फोन टेप किए गए होंगे। इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों पक्ष बैठे हैं, करती हैं सरकारें। लेकिन ये टेपिंग का मामला बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह से आपके जो इक्विपमेंट है मोबाइल, उसको कोई और दूसरा चलाने लगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब आप अपना फोन यूज नहीं कर रहे होते हैं तो भी उसका अगर कोई चाहे तो ये सॉफ्टवेयर डाल के इसका माइक ऑन कर सकता है, इसका कैमरा ऑन कर सकता है। आप इसको चला नहीं रहे हैं, आपके हिसाब से ये बंद है फोन, आपके कमरे में रखा है, आप 4 दोस्तों के साथ बैठ के गपशप कर रहे हैं, और अगर ऑपरेटर चाहे तो आपकी बात सुन सकता है, आपकी तस्वीरें देख सकता है। तो ये एक स्पाई कांड है, इसको टेप कांड से मत जोड़िए, पिछली सरकारों से मत जोड़िए। उन्होंने आपके फोन को सर्वेलांस पे लगाया था, आप चीजें समझिए। उन्होंने आपके फोन को सिर्फ टेप किया था। ये तो आपकी पूरी निजता का खनन है। आप थोड़ा सा मर्यादा में रह के आप सोचिए कि इससे क्या हो सकता है, क्या हासिल किया जा सकता है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, इसमें विपक्षी नेता ही निशाने पे नहीं है इस पूरे प्रकरण में कि राहुल गांधी का फोन हैक हो गया है या किसी और नेता का, विपक्षी नेता का है। अरे भाई, 2 नेताओं के नाम आ रहे हैं मंत्रिमंडल के, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, क्योंकि जब पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है
तो नेता जो मंत्री ये शपथ लेते हैं कि मैं अपना जो पूरा कार्य है और जो उसकी लीकेज नहीं करूंगा, उसकी जो बातें बाहर नहीं बताऊंगा, सार्वजनिक नहीं करूंगा। ये तो दूसरी कंपनी सुन रही है, आप इजरायली कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी वो सुन रही है इसको। इसके बाद ये है कि आज जैसे मुख्यमंत्री जी ने अच्छी बात कही है कि वो राज्यपाल के यहाँ मार्च करेंगे इसके विरोध में। अच्छी बात है, मार्च करना चाहिए, लेकिन राज्यपाल एक अथॉरिटी नहीं है इसमें। आपको जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय जो क्या बोलते हैं न्यायालय के पास, वहां मार्च करना चाहिए, वहां पे अपील करनी चाहिए कि हमारी संप्रभुता का मामला है, ये अखंडता का मामला है कि कुछ दूसरे देश की कंपनी की मदद से हमारे लोगों को, नेताओं को, जुडिशरी को, इनको हैक किया गया है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने की जरूरत है। भाई इसमें एक और सबसे बड़ी मजाक की भी बात लगती है और गंभीरता की भी बात लगती है। इसमें दो नाम हैं। राहुल गांधी का जो फोन जो हैक हुए हैं, तो राहुल गांधी समेत तो 5 मोबाइल हैक हुए हैं इसमें रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, अगर रिपोर्ट को हम मान लें। लेकिन प्रहलाद पटेल जो राज्य मंत्री हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उनके तो 15 फोन, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनके रसोई का फोन, उनके गार्डनर माली का फोन, उनकी पत्नी का फोन, उनके रिश्तेदारों के फोन। इसका मतलब ये है कि जो प्रहलाद पटेल है कितने पावरफुल व्यक्ति हैं कि उनके 15 फोन हैक हो गए। आप इससे अंदाजा लगाएंगे कि सरकार कितनी गरीब। स्मृति ईरानी, उनके ओएसडी का फोन हैक हो गया, जो सबसे करीबी मानी जाती है मंत्रिमंडल में मोदी जी के, तो उनके ऊपर इतना वो मामला जो रिपोर्ट आप। तो मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मैं ना सरकार को क्लीन चिट दे रहा हूं, ना मैं जो पेगासस कंपनी है उसको क्लीन चिट दे रहा हूं, ना मैं जो पत्रकार है उनको क्लीन चिट दे रहा हूं। मेरा सीधा सा एक सवाल ये है कि अगर सरकार को ये लगता है कि हम पाक साफ हैं और हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्यों नहीं जा रही? बिल्कुल, पहली बात, इसका जवाब देना चाहिए सरकार को आगे आगे। और बार बार ये कह रही है सरकार कि एक बात और भी आ रही है। अमित जी लगातार एक बात को जो कह रहे हैं ऐसा सुने नो 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 आप नहीं बोले, आप नहीं बोले, आप क्यों नहीं बोले? नो 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 नहीं 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 आप नहीं नहीं नहीं। ठीक है, एक सेकंड प्रवीण जी, एक बार बात कंप्लीट हो जाती है, फिर मैं आपको ठीक है। ना मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। नो नो नहीं 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 नहीं, आपकी बारी नहीं है, आप बारी नहीं आपकी। नो नहीं 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 नहीं, आपकी हताशा बोल रही है, आप नहीं बोल रहे, आपकी हताशा बोल रही है, आपकी हताशा बोल रही है, आपकी हताशा बोल रही है, आपकी हताशा बोल रही है। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए नेहरा जी कंप्लीट करें, ठीक है। नहीं 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 नहीं, बीच में क्यों बोले? नहीं नहीं नहीं, आपकी हताशा बोल रही है, नेहरा जी मैं नहीं बोला प्रवीण जी को, मुझे लगा आपकी बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करें नेहरा जी, देखिए समय व्यर्थ होगा इससे, कंप्लीट करें। नहीं 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 नेहरा जी कंप्लीट करें। मेरी बात जब कंप्लीट, आप बीच में नहीं बोल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब सरकार की ये सरकार को जब ये लगता है कि अगर उसके खिलाफ षड्यंत्र है, संसद सत्र से पहले अगर रिपोर्ट लीक हुई है, तो सीधे उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना चाहिए था। इजराइल की जो कंपनी है उसके खिलाफ जाना चाहिए था। जो पत्रकार है, द वायर है, उसके खिलाफ आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। आप एफआईआर तो दर्ज करा नहीं रहे, ठीक है ना। अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पे चले तो मामला पाक साफ निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन क्या है कि क्या वजह है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? भाई आपके खिलाफ जिन्होंने षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ यहाँ पे केस दर्ज कराइए। आप जैसे ट्विटर पे आप केस दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो सरकार को इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए था। नेहरा जी ठीक है, आपकी बात का लब्बो-लुबाब यही है, ठीक है। प्रवीण जी देखिए, पहली बात तो नेहरा जी को बता देता हूं कि अगर बिल्कुल एंकर की कमांड नहीं सुन रही है तो मेरा दोष नहीं है। मुझे एंकर ने बोला था बोलने के लिए, अमित जी आपको कमांड नहीं सुनी तो मैं नहीं जानता क्या क्या दिक्कत है, कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। लेकिन अब मैं एक बात कहूंगा, आप लगातार एक बात बोल रहे हैं साहब, मुझे नहीं सुने, फोन हैक हो गए और एक अगर सीनियर पत्रकार तथ्यों को दरकिनार करके कोई बात बोले, मुझे लगता है वो ठीक नहीं। अमित जी आप भी जानते हैं ये विषय आज का नहीं है, 2016 का है। बतौर पत्रकार मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी भी होगी कि 2019 के अंदर आरटीआई में जब इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मांगी गई थी, सरकार की तरफ से जानकारी दी गई, आपको पता होगा बिल्कुल क्या दी गई।
आप, मैं ये भी मानता हूं कि 2019 में रविशंकर प्रसाद सिंह जी ने क्या कहा था इस विषय पे, वो जानकारी भी आपको अवश्य होगी। लेकिन मैं हैरान हूं जब खुद रिपोर्ट ये कहती है कि 50,000 फोन नंबर पूरी दुनिया के जिसकी लिस्ट जारी हुई, जिसके अंदर से 16,000 नंबर आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन फॉरेंसिक जांच मात्र 37 फोन की हुई है, उनमें से एक भी फोन हिंदुस्तान का नहीं है। ये तो रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट पढ़ लीजिए एक बार आप। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि साहब फोन हैक हो गए, फोन हैक हो गए। साहब वो नंबर लिस्ट में है, फोन हैक का तो रिपोर्ट कहती है। अभी तक किसी हिंदुस्तानी का फोन हैक के बारे में रिपोर्ट कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर किसी का, जैसे अभी कांग्रेस वाली बहन जी कह रही थी कि साहब देखिए बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, इस पे इतने लाख डॉलर खर्च होते हैं, बिल्कुल सही कहा। 2016 का बता रही थी कि 2016 के हिसाब से बता रही है वो, तो मतलब वो एडमिट कर रही हैं कि विषय ये आज का नहीं है। तो क्या वजह है कि पार्लियामेंट सेशन से एक दिन पहले इसके ऊपर हंगामा होता है, जबकि विषय ये पुराना है। नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की इतनी वर्थ है कि इतने लाख डॉलर राहुल गांधी के ऊपर खर्च किए जाए? मुझे तो नहीं लगता। और मैं तो ये मानता हूं कि कोई भी नहीं राहुल गांधी के ऊपर इतने लाख डॉलर खर्च करेगा, क्योंकि राहुल गांधी तो खुद ट्वीट के ऊपर जो भी कुछ कहना लगातार कह ही रहे होते हैं। अब यहाँ पे विषय ये आ जाता है जो आईएनएलडी के मित्र कह रहे थे। आईएनएलडी के मित्र कह रहे थे कि हम तो इस विचारधारा के विरोध में। साहब, आपको 1977 में चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनने का मौका इन्हीं विचारधारा की वजह से मिला था। 1987 में मौका इसी विचारधारा की मदद से मिला था। तो कम से कम आप बोलने से पहले सोचा तो करो, अपने नेताओं का तो सम्मान किया करो। आप उनके बारे में भी नहीं सोचते। अब जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, जो आप जी बार बार कह रहे थे कि आप इसको देश के विरुद्ध षड्यंत्र क्यों बता रहे हैं। मैं देश के विरुद्ध इसलिए षड्यंत्र बता रहा हूं कि जो रिपोर्ट स्वयं ये माने कि किसी इंडियन का फोन हैक हुआ है, अभी उनके पास जानकारी नहीं है। जो रिपोर्ट स्वयं ये बात माने कि जो फॉरेंसिक जांच हुई है उनमें कोई नंबर हिंदुस्तान, मोबाइल अभी हिंदुस्तान का नहीं है, और अगर कोई विक्टिम है तो क्या अमित जी आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जी मान लीजिए हैं तो उनको पुलिस में जाना चाहिए, एफआईआर करवानी चाहिए, अपना फोन फॉरेंसिक जांच के लिए देना चाहिए? अगर वो ऐसा करेंगे तो स्वाभाविक है जांच भी हो जाएगी उसके ऊपर। लेकिन क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है इस विषय पे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये देश के खिलाफ एक साजिश है, क्योंकि लगातार इस तरह के षड्यंत्र हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो सीए का विषय हो, चाहे कोरोना का विषय हो। अमित जी आपको भी याद होगा जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ, पार्लियामेंट सेशन में स्वाभाविक है कोरोना के ऊपर चर्चा होनी थी। बजाय कोरोना के ऊपर चर्चा करने के इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, सेशन चलने से रोक दिया। क्यों? क्या कोरोना पे चर्चा महत्वपूर्ण नहीं थी? जब देश के प्रधानमंत्री तीसरी लहर के ऊपर काम करने के लिए, उसके रोकथाम के लिए क्या क्या करना जरूरी है, उसके ऊपर मीटिंग बुलाते हैं, तो कांग्रेस मीटिंग से गायब क्यों हो जाती है? क्या कांग्रेस के लिए कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है? जो कांग्रेस लगातार सेकेंड वेव में अंतरराष्ट्रीय मीडिया के साथ मिलकर ये षड्यंत्र करती रही, देश को बदनाम करने के लिए लाशों की पुरानी फोटोओं को मीडिया में दिखाती रही, लेकिन वो कोरोना की तीसरी लहर पे प्रधानमंत्री जी अगर मीटिंग बुलाते हैं वहां नहीं जाती। क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक साजिश है? एक साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। दूसरी बड़ी बात जो मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि जिस सॉफ्टवेयर के बारे में ये बार बार कहा जा रहा है, अमित जी मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा, आपने कहा कि फ्रांस के पत्रकारों ने एफआईआर लॉन्च करवाई, फ्रांस की सरकार ने जांच करनी शुरू कर दी, क्योंकि फॉरबिडन स्टोरी फ्रांस की ही कंपनी है। फॉरबिडन स्टोरी का ट्रैक और इस रिपोर्ट के अंदर दिए हुए हवाले जो फ्रांस की सरकार को उन एफआईआर के हवाले से जांच का विषय लगा, तो हमारे यहाँ पे जो लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं वो क्यों नहीं एफआईआर करवा देते? वो क्यों नहीं चले जाते अपने फोन को लेकर पुलिस स्टेशन में? वो क्यों नहीं फॉरेंसिक जांच के लिए दे देते? अमित जी ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि जो लोग इतनी चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, कुछ कर्तव्य उनका भी बनता है। क्या सरकार के पास अमित जी संविधान के अंदर दी हुई ये ताकत नहीं है कि वो देश हित के अंदर देश की सुरक्षा के लिए किसी भी फोन का टैप करवा सकते हैं? क्या संविधान में ये ताकत नहीं मिली हुई सरकार को? क्या भारत सरकार के पास इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है? क्या उनको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत है? क्या इस सॉफ्टवेयर से ही जासूसी होगी? क्या सरकार के पास अपना मैकेनिज्म नहीं है? क्या 2009 में यूपीए सरकार ने ये कानून नहीं बनाया था जिसके अंदर 10 एजेंसीज को ऑथोराइज किया था कि देश इसके लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो इस तरह से फोन टैप कर सके, जासूसी करवा सके? ये तो 2000 में यूपीए सरकार के बनाया हुआ कानून है, इसी के एजेंसीज को यूपीए सरकार ने अधिकृत किया हुआ है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट लिखने वाले तथ्यात्मक कोई तथ्य नहीं दे रहे, वो खुद कंफर्म नहीं है। रिपोर्ट में देखिए एक लाइन लिखी है, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूं कि हो सकता है कि किसी भाई ने ना पढ़ा हो
जब इस बारे में कहा गया कि क्या भारत सरकार ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा, क्या भारत सरकार क्लाइंट है एनएक्सओ का, तो वो अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, इट अपीयर्स टू बी इंडिया क्लाइंट, मतलब वो खुद कंफर्म नहीं है। उसके बावजूद अगर हम इस तरह की चिल्ला चिल्ली करके लोकसभा के सत्र को रोक देते हैं, लोकसभा के एजेंडा में जो चर्चा होनी है उसको रोक देते हैं, बाकायदा कोरोना पे जो चर्चा होनी है उसमें भाग नहीं लेते हैं, तो क्या लगता नहीं है कि ये षड्यंत्र है? क्या वजह है कि 2000 का एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि इस सॉफ्टवेयर से, जैसे अमित जी बता रहे थे कि आपके मोबाइल को इस तरह से कर दिया जाता है कि वो कोई दूसरा ऑपरेट कर रहा है। व्हाट्सएप ने आयुष 2019 में इस सॉफ्टवेयर के खिलाफ एक कंप्लेंट की थी, एक केस किया था। कपिल सिब्बल साहब व्हाट्सएप के वकील थे और कपिल सिब्बल साहब कोर्ट में खड़े होकर उस वक्त ये बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि व्हाट्सएप की सिक्योरिटी को कोई सॉफ्टवेयर तोड़ नहीं सकता, वी आर श्योर अबाउट इट। और आज वही कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि सरकार ने इस सॉफ्टवेयर के जरिए राहुल गांधी जी का फोन हैक कर लिया, जबकि तथ्य मैं तो ये जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट के खिलाफ जाके कांग्रेस किस तरह से इस निष्कर्ष पे पहुंच गई कि राहुल गांधी का या किसी का फोन हैक हुआ है, या इस निष्कर्ष में कांग्रेस किन तथ्यों से पहुंची? कांग्रेस कम से कम उसके बारे में तो बता दे। क्यों कांग्रेस इस तरह का झूठ फैला के, भ्रम फैला के इस तरह से देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम करने की कोशिश कर रही है? अभी अमित जी कह रहे थे कि देखिए ये तो 40 देशों की है, जो 50,000 नंबर है, 40 देशों की सूची है। लेकिन अमित जी, जब भारत के किसी फोन की फोरेंसिक जांच नहीं हुई तो चर्चा भारत पे ही क्यों? मेरा केवल ये सवाल। ठीक है, चलिए महिमा जी जवाब दें। ये अभी एक क्रोनोलॉजी को पुख्ता किया भाजपा के प्रतिनिधि ने, जो क्रोनोलॉजी होम मिनिस्टर साहब ने समझाई थी कि क्रोनोलॉजी समझिए। एक क्रोनोलॉजी आपको हम भी समझाते हैं इस पटल पर, इस चर्चा के माध्यम से आयुष जी, और बड़े ध्यान से समझने की क्रोनोलॉजी है कि 12 जनवरी 2018 को गोगोई जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। 3 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिस बने। अप्रैल 19 में कोर्ट स्टाफ ने यौन शोषण का आरोप लगाया। इस बीच सरकार के निर्देश पर पेगासस के जरिए उनका फोन हैकिंग पर था, ये इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है। अब केस सही होता तो उनको सजा होनी थी, केस गलत होता तो जो पीड़िता थी उनको सजा होनी थी। लेकिन मई 2019 में ईवीएम जजमेंट पर, फिर अयोध्या जजमेंट पर, फिर राफेल जजमेंट पर, फिर चौकीदार चोर है कहने के लिए राहुल गांधी को फटकार लगाना, ये जो सारी चीजें हैं ये उसके बाद हुई, जबकि उससे बहुत पहले जस्टिस लोया वाले केस के ऊपर जस्टिस गोगोई बेधड़क तरीके से बोल चुके थे। ये तो एक क्रोनोलॉजी है। उसके अलावा ये बार बार बात कर रहे हैं नेशनल इमेज को बिगाड़ने की, षड्यंत्र रचने की, ये सारी चीजें, और शुरू में सुपारी और सुपारी गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो ये मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो यदि कोई एजेंसीज, कोई एनजीओज, कोई संगठन, कोई संस्थाएं बाहर की सिर्फ अवार्ड देंगी मोदी जी को या इन लोगों को तो उनकी वाहवाही करेंगे, उनका नाम लेंगे। लेकिन जब टाइम मैगजीन मोदी जी को डिवाइडर इन चीफ बुलाती है और उनके कवर पेज के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री की डिवाइडर इन चीफ के नाते फोटो छपती है, तो ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। अभी बात आ जाती है, ये कह रहे हैं इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, इस पर कोई ये लोग कदम क्यों नहीं उठा रहे। कांग्रेस पार्टी तो जो करने की जरूरत है इस देश की सॉवरेंटी को बचाने के लिए, हमारे संविधान की जो सॉवरेंटी है उसको बचाने के लिए वो सब कुछ करेगी। हमारे राइट टू प्राइवेसी की सुरक्षा करने के लिए जो कुछ करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी तो वो सब कुछ करेगी, और उसकी शुरुआत हमने कर दी है, जिसको देख करके ये लोग घबरा चुके हैं बुरे तरीके से। लेकिन आने वाला वक्त ये बताएगा, और जैसा कि पहले भी जो है प्रवक्ताओं ने, पहले भी वक्ताओं ने कहा, अमित जी ने कहा बहुत सटीक तौर पर कि श्वेत पत्र आप जारी कर दें, केसरी जी ने भी कहा कि श्वेत पत्र जारी कर दें, ये कह दें ना आप कि हमने ये नहीं किया, इसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दें, नकार दें। 2016 से पहले के जो आंकड़े हमने यहाँ पर पहले बताए, हमने साथ ही ये कहा कि 2016 से पहले के ये आंकड़े हैं, 2016 के बाद इनमें बढ़त आई होगी। हमारे पास जो इस रिपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध हैं ये वो हैं। अब हर बार ये कह दे करके कि ये जो हैं ये तो ऐसी संस्थाएं हैं, जब कोई ग्लोबल अवार्ड मिलता है मोदी जी को तो फिर नहीं देखते कि ये कौन है कौन नहीं है, लेकिन जब ऐसी कोई रिपोर्ट्स आती हैं तब ये सब चीजें देखते हैं। भारत के हर सिटीजन का डिजिटल इम्प्रिंट एक्सेस होने का खतरा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार जजमेंट के समय पर भी ये बात दोबारा कही थी, पुख्ता की थी, जब राइट टू प्राइवेसी के ऊपर ये पुख्ता किया गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, वो एक मौलिक अधिकार है।
निजता का अधिकार। बात की इन्होंने कि देश की सुरक्षा को फिर 2009 में जो कानून आप बना के गए थे, वो क्यों बनाया था जरूरी होता है, तो वो अपने 2009 का कानून आप लोगों ने बनाया था ना, क्यों बनाया था? कि उन्हीं के 15-15 नंबरों को करना होता है क्या? तो ये, और अभी इन्होंने बात कही कि राहुल गांधी के ऊपर इतने पैसे खर्च करेंगे क्या? राहुल गांधी से ही तो डरे हुए घूम रहे हैं ये लोग, जगह जगह चर्चा में हम देखते हैं। आजकल तो कुछ नए और ऐप्स आ गए हैं जहां पर देखने सुनने को मिलता है कि किस प्रकार से संगठन के लोग, संघ के लोग जानते हैं हम हकीकत, जन्नत की दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। राहुल गांधी जी से कौन डरेगा? राहुल गांधी ये चर्चा कर रहे हैं, बीच में ना बोले, अपने अफसर के बाहर ना बोले, बौखलाए हुए लोग अपने अफसर के बाहर ना बोले, बौखलाए हुए लोग अपने अफसर के बाहर ना बोले, बौखलाए हुए लोग जो यहाँ पर दूसरों के अनुशासन के ऊपर टिप्पणी करते हैं, बौखलाए हुए लोग जो थोड़ी देर पहले अमेठी के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, वो चुप रहे, अपने अफसर के बाहर ना बोले। बौखलाहट बहुत साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए महिमा जी, मुझे लग रहा है कि आपने सारी बातों का जवाब दे दिया। ये श्वेत पत्र दे सकते हैं, ठीक है, चलिए महिमा जी, मुझे लग रहा है आपने जवाब दे दिया। ठीक है, सकते हैं कि हम जासूस, अब आरोप प्रत्यारोप होने लग गया। ठीक है, केसरी साहब, अमनदीप केसरी। आयुष जी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि अपने अवसर में तो आप अपनी बात पूरी कह दें और उसके बाद नहीं महिमा जी, आपने, मुझे लगता है कि आपने सिलसिलेवार ढंग से आपने उनकी सारी बातों का जवाब दिया। अमित जी को तो ये कह रहे थे शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, इनका फॉल्ट कौन सा है वो इन्हीं को पता होगा, वो हमारी समझ की बात है। महिमा जी, मुझे लग रहा है आपने सारी बात का जवाब दे दिया। ठीक है, अमनदीप जी, आयुष जी, अभी तक की पूरी चर्चा के अंदर लगभग दर्शकों को, आपको और साथी हमारे बड़े प्रवक्ता अमित नेहरा जी भी, महिमा जी ने भी ये पूरा खुल करके रख दिया है। और किस तरह को जो सरकार को चलाने वाला जो शीर्ष नेतृत्व है, अतीत में भी उनकी ऐसी आदतें रही हैं शासन चलाने की, और अब भी जो सबूत मिले हैं उस रिपोर्ट के माध्यम से, उससे भी ये साफ जाहिर होता है जिस तरह से कनेक्शन मिल रहे हैं कि भाई ये शासन चलाने वाले लोगों की आदतें रही हैं, तो इन्होंने ऐसा करवाया होगा। और अगर नहीं करवाया, तो मैं बार बार दोबारा ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने नहीं करवाया, ये प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं कि देश के खिलाफ षड्यंत्र है, हमारी इज्जत उछाली जा रही है, देश के नाम डुबोया जा रहा है, तो भैया देश ने राज आपको दिया है, देश की इज्जत बचाने के लिए, देश का नाम बचाने की जिम्मेवारी भी आपकी है। आप हर बार यही कह के पल्ला मत झाड़िए कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो गया, देश का नाम डूब गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरे जाइए कुछ करने। ये बड़ा आसान है कहना। और प्रवीण अत्रे जी की मैं बता दूं कि जो नेतृत्व खुद दूसरों से, अपने सीनियर से, अपने गुरुओं से गद्दी छीनने का रहा है, जिनका अनुभव, वो दूसरों को शासन कैसे दे सकते हैं? ये कह रहे थे 1977 और 87 में हमारी मदद से शासन दिया, जिन्होंने अपने हमारे सहयोग से जीते थे। अरे भैया, अगर आप इतनी बड़ी पार्टी हो, अगर सहयोग आपका होता, आप दूसरों से लेने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं, दूसरों में चूरा घोपने वाले हैं, दूसरों को देने वाले नहीं है। ये तो पूरा देश जानता है। ये तो फैक्ट है, मैं इसको झुला नहीं सकता। आप दूसरों से छीनने वाले, अडवाणी जी से पूछिए और मुरली मनोहर जोशी जी से पूछिए, आप तो गद्दी छीनने वाले हैं, आप देने वाले हैं क्या? आप चलिए, मैं आपको चौटाला साहब का एक बयान बताऊंगा इसके ऊपर, आपको बोल लीजिए एक बार। नहीं, तो आपके पूरे के पूरे 6 के 6 भाजपा के विधायक, पूरे का पूरा मंत्रिमंडल हरियाणा का चौटाला साहब के खिलाफ कैसे खड़ा हो जाता था? वो इसलिए ही खड़ा होता था हमेशा के लिए कि उनको पता था कि एक ही आदमी है जो हमारे कांग्रेस के टाइम की बात कर रहे हो, एक बार जो कांग्रेस के टाइम की बात कर रहे हो, अधिकारियों को दबा लेता है। तो आयुष जी, असल में जो ये अब परत दर परत हमारे सामने इनकी एक्सपोजर जो निकल कर सामने आया है, तो ये नया नहीं है, ये इनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ इनकी नीति है, इनके काम करने का तरीका है। अब ये राहुल गांधी पे टीका टिप्पणी कर रहे थे, इनके नेता और उनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं। इनके नेता तो प्रेस के सामने नहीं आते, राहुल गांधी प्रेस के सामने आ जाते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं। इनके नेता सामने आ जाएं तो वो मेरे को लगता है कि उससे बड़े पप्पू कहलाएंगे। वो तो प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री नहीं आते। ये तो आपने माना कि राहुल गांधी एक्सपोज हो जाते हैं अमन भाई, ये तो आपने बिल्कुल मान रहा हूँ। तो कांग्रेस के आप दोनों जो है पूंजीपतिवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, और जितना ज्यादा पूंजीपतिवाद को बढ़ावा दिया, आयुष मौका देंगे फिर बताऊंगा आपको सब। चलिए, आप तो एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और अब मैं नेहरा साहब का रिएक्शन है वो निकल के आ रही है सामने। ठीक है, अमित नेहरा जी। जी, आयुष, एक थोड़ा सा निवेदन है कि जब
मेरे से दूसरे स्विच ऑन करे, थोड़ा सा क्लियर करे, तो गलतफहमी का नतीजा हो जाता है कई बार। तो पहली बात तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं, जो बरगलाया गया है अभी पर्दे पे कि किसी ने भी अपना मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए नहीं दिया, तो देखिए ये बिल्कुल सफेद झूठ है। प्रशांत किशोर ने अपना मोबाइल सौंप दिया है और उसमें हैकिंग के प्रमाण मिले हैं। मैं ये साफ तौर पे कह देता हूँ यहाँ पे, तो ये कहना गुमराह करना है बिल्कुल। प्रशांत किशोर ने अपना मोबाइल दिया है। और दूसरी बात, मेरे से ये पूछा गया भाई राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिया। भाई मैं क्या राहुल गांधी का प्रवक्ता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, भाई आप राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आपने क्या प्रहलाद पटेल का और दूसरे मंत्री का मोबाइल सौंप दिया क्या। भाई एक उंगली आपकी तरफ भी है ना। भाई आप अगर पाक साफ हो जाओ, भाई हमने तो दे दिया, राहुल गांधी ने नहीं दिया, तो आपके आरोपों में दम है। तीसरी बात ये है, भाई जिस तरह कोरोना के जो थी मामला, उस पर चर्चा होनी थी और चर्चा नहीं होने दी, आरोप लगाया गया है, तो इसी तरह 3 मिनट इसमें खा गए कोरोना का नाम लेके। भाई अपन तो हैकिंग की बात कर रहे हैं ना, कोरोना पे अपने 5 मिनट ले ली, इस पे 1 घंटे के। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, हैकिंग पे ही बात चलनी चाहिए। अब बात ये आई, अभी ये कहा गया कि 2002 में या कितने में कि 10 एजेंसियों को फोन टेपिंग करने का अधिकार दिया। भाई ठीक है, तो आपने क्या आके उसको रोका, उसको क्यों कंटिन्यू रहने दिया। इसका मतलब आप उससे सहमत थे। आपका बड़प्पन तो इसी में होता है कि आप आते रोक देते, भाई ये गलत है, अनएथिकल है, ठीक है ना। दर्शकों को भी अच्छा लगता है ये बात सुनने में। भाई आप तो उसको ये कह रहे हैं कि उन्होंने बढ़ा दिया और हमने चलने दिया, इसमें गलत क्या है। तो आप तो उस पर मोहर लगा रहे हो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर उन्होंने गलत किया है तो आपको बंद करना चाहिए था। अगर आपने चलने दिया तो आप किस आधार पे कह रहे हो कि उन्होंने गलत किया, ठीक है ना। अब बात ये आती है, फिर वही बात आती है कि आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रहे हो। आपकी जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप कह रहे हो कि धूमिल करने का प्रयास है, तो आप क्यों नहीं उचित कदम उठा रहे हो। आप राज्यपाल पे जाके करोगे क्या। फिर राज्यपाल के पास क्या अधिकार है। फिर क्या वो इजराइल पे कार्रवाई कर सकते हैं, क्या वो पेगासस कंपनी पे कार्रवाई कर सकते हैं, क्या वो जो 18 पत्रकार जो समूह है, जो मीडिया संस्थान, क्या उन पे कार्रवाई कर सकते हैं। ये चीजें बेमानी है, ये मुद्दों से भटकने का प्रयास है। मैं बार बार वही कह रहा हूं, अगर ये गलत है तो भारत सरकार को इसके लिए कानूनी उपाय ढूंढने चाहिए। अगर ये सही है तो स्वीकार करना चाहिए। तीसरी तो कोई बात है ही नहीं इसमें। अब बात क्या है कि जिस तरह पिछली बार जो इस तरह की चीजें हुई थी वो दब गई थी, अब ये भी दब जाएगी। किसी का क्या नुकसान होगा। ठीक है, चलिए नेहरा जी, आप किसी बात के साथ ये चर्चा आप मुझे नहीं समाप्त करने की, समय नहीं है मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि पेगासस को लेकर के जो विवाद है, अब इसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस जासूसी कांड के बाद राजनीति जरूर गरमाई हुई है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।